आसाराम बापू, एक बहुत बड़ा नाम। अगर कोई 13 से पहले आसाराम बापू के बारे में कुछ बोलता तो शायद पता नहीं क्या अंजाम होता, क्योंकि उनका जो दबदबा था, जो असर था, जिस तरह के भक्त थे, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, 13 से पहले भी आसाराम बापू के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, इवन मर्डर के, किडनैपिंग के, गबन के, ज़मीन हड़पने के, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। 13 के बाद हुआ। तो एक बहुत बड़ा नाम आसाराम बापू इस देश में, जिनके बहुत बड़े बड़े भक्त, आप नेताओं के चेहरे अपने नज़रों के सामने घुमा लीजिए और सोचिए कि कौन कौन से ऐसे नेता नहीं होंगे जो आसाराम बापू के दरबार में ना पहुंचे। सारे, अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के। तो ये दबदबा, तो जब ऐसे बड़े बड़े लोगों को एक आम लोग, आम भक्त देखता है कि अरे इनके दरबार में जाकर उनके माथा टेक रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का मंत्री है, देश का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, बिजनेसमैन है, तो फिर उन लोगों का भी वो बढ़ता है कि नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये बाबा पहुँचे हुए हैं। और यही गलतफहमी, यही अंधभक्ति और ज़्यादा जो है आगे बढ़ती जाती है। तो आसाराम बापू का कद इतना था कि इस देश के बड़े से लेकर आप जितने टॉप के नेता हैं, इमेजिन कीजिए, सब कभी ना कभी उनके दर पे जा चुके थे। अब आसाराम बापू, ये बापू जो शब्द है, ये कैसे जुड़ा? आसाराम अचानक इतने करोड़ लोगों के भगवान कैसे बन गए? आसाराम की असलियत क्या थी? और आसाराम के बुरे दिन कैसे आए? यही कोशिश करूंगा आज आपको बताने की। आसाराम बापू का असली नाम, असल में बापू, जब वो भगवान का उन्होंने खुद को चोला पहना और भक्तों ने उन्हें दर्जा दिया, तब पड़ा, वरना उनका असली नाम जो था वो आसूराम सिरुमलानी था। बंटवारे से पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनका परिवार रहता था। बंटवारे के बाद सिरुमलानी परिवार जो है वो हिंदुस्तान आ जाता है और अहमदाबाद में अपना बसेरा बनाता है। आसाराम के पिता एक गरीब आदमी, कोयला और लकड़ी बेचने का उनका काम, और कहते हैं कि जब 15-16 साल की उम्र थी आसाराम की, तब आसाराम ने गुजरात में शराब तस्करी का काम से शुरुआत की, ये इल्ज़ाम है, और धीरे धीरे शराब तस्करी से काफ़ी पैसे कमाए। इसी दौरान में अहमदाबाद में ही आसाराम की मुलाकात गुरु लीला शाह भारद्वाज महाराज से होती है। गुरु लीला शाह महाराज उस वक्त गुजरात में, अहमदाबाद में एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद। तो जब गुरु लीला शाह महाराज के संपर्क में आने के बाद आसाराम थोड़ा सा बदलाव आता है और वो उनके करीब होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे गुरु लीला शाह के भक्ति मार्ग पर वो अग्रसेन आगे बढ़ते जाते हैं। इतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गुरु स्वामी लीला शाह के बहुत ख़ास और करीबी लोगों में से एक नाम आसाराम कहा जाता है। उधर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है गुरु लीला शाह की, इधर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है आसाराम की, आसाराम का कद बढ़ता जाता है, और फिर आसाराम इसी धर्म कर्म के काम पे लग जाते हैं, भक्ति प्रवचन जो गुरु लीला शाह से मिली विरासत में। और फिर पहली बार 1972 में आसाराम अहमदाबाद में पहला आश्रम खोलते हैं, पहला 1972 में। आश्रम खोलने के बाद अब आसाराम का अचानक हुलिया बदलना, उनका पास जो है वो पीछे छोड़ता जाता है, और एक नया रूप, एक संत का रूप वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से संत भी नहीं, क्योंकि पिछले भी सारे कारनामे थे, और कहते हैं कि साधु संत और ये जो दुनियावी चीज़ों से दूर रहने वाले लोग मोह माया में नहीं पड़ते। लेकिन आसाराम बाकायदा शादी करते हैं, शादी के बाद उनकी एक बेटी, एक बेटा होता है, एक नारायण साईं जो बेटा, वो भी इस वक्त जेल में है, बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, वैसे ही लगभग इल्ज़ाम में। तो अच्छी खासी इस आश्रम की बुनियाद रखने के बाद 1972 में अचानक आसाराम की धर्म की दुकानदारी बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे अब वो आसाराम से संत आसाराम, और फिर सिरुमलानी जो नाम था, टाइटल, वो आसाराम की जगह पे पहले आसूराम थे, आसूराम से आसाराम, फिर उसके बाद और थोड़ा धर्म कर्म के काम में लगे तो वो सिरुमलानी शब्द भी गायब, उसके बाद एक नया टाइटल जुड़ता है बापू। तो अब आसाराम
72 में आश्रम खोलने के बाद 80 के दशक में आते आते वो अब बापू हो चुके थे और धीरे धीरे फॉलोवर्स लगातार बढ़ रहे हैं प्रवचन के काम और आश्रम और बाकी चीज़ों से। फिर ऐसा वक्त आता है कि फिर हर पॉलिटिकल पार्टी और जो नेता हैं वो आसाराम बापू के भक्त होते जाते हैं और जैसे जैसे भक्तों की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे वीवीआईपी भक्तों की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे सरकार में बैठे हुए लोगों का उनके दरबार में आना जाना शुरू होता है, आसाराम की विरासत लगातार बढ़ती जाती है। इस वक्त कहते हैं कि आसाराम के इस देश में लगभग 425 आश्रम हैं। इसके अलावा 1700 के करीब बाल संस्कार केंद्र हैं, 50 रिहायशी स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, 26 गुरुकुल है, 26, करीब 1400 समितियां हैं, करीब 1000 से ऊपर अलग अलग और केंद्र हैं। और ये जो पूरा साम्राज्य देश के अलग अलग शहरों में ये आश्रम, ये गुरुकुल, ये स्कूल, ये केंद्र, ये है, ये हज़ारों एकड़ की जो ज़मीन है उसके ऊपर बने हुए हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो ज़मीन है वो उनके संपर्क की वजह से मिला। कुछ का इल्ज़ाम है कब्ज़ा किया, कुछ का इल्ज़ाम है हत्या, कुछ का इल्ज़ाम है कि फ़र्ज़ी तरीके से लिया। कुल मिला के जो पूरी प्रॉपर्टी है आसाराम की, उसकी कीमत जब आंकी गई तो गिरफ्तारी के बाद तो माना गया कि ये 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, 10,000 करोड़ से ऊपर की ये प्रॉपर्टी संपत्ति आसाराम की। एक संत 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। ये आसाराम की हैसियत धर्म के, फिर ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद के भी धंधे में उतरे और आयुर्वेद को बाकायदा प्रचार प्रसार करके और प्रोडक्ट तैयार किया, वो भी बिका। किताबें, प्रवचन की कैसेट, सीडी, वो अलग धंधा, और इन सब से करोड़ों की कमाई। बल्कि कई ऐसे जगह प्रवचन जो भक्तों की सीट होती है उसमें वीआईपी तरीके से बैठने के लिए अलग पैसे, चार्जेस। तो एक संत, एक बाबा, एक भगवान भक्तों की नज़र में जो था वो पैरेलल अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करता जा रहा था और उसकी संपत्ति 10,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो ये सारी चीज़ें बाबा के साथ जुड़ी हुई और बाबा के साथ चल रही थी। इसी बीच में आसाराम बापू पहली बार जो विवादों में आते हैं वो 2008 में आते हैं। 2008 में अहमदाबाद में जो उनका आश्रम था, जो पहला आश्रम था, उस आश्रम में 2 बच्चों की अचानक मौत हो जाती है और लाश मिलती है। और इनकी लाश आश्रम के पास साबरमती नदी से मिलती है। इनमें से एक लड़के की उम्र 11 साल और एक की दूसरे की थी 10 साल। कहते हैं कि इन दोनों की जो मौत हुई थी वो जादू टोने की वजह से हुई थी। और तब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि आश्रम में आसाराम बापू के जादू टोना हुआ करता है। बाकायदा जो पुलिस ने चालान तैयार किया था उसमें भी इस जादू टोना टोटके की बात मेंशन की थी अहमदाबाद पुलिस ने तब। तो ये 2008 की बात है, 2 बच्चे की मौत हुई, उसके ऊपर पूरी जांच हुई, तफ्तीश हुई। लेकिन आसाराम का कद इतना बड़ा, 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स, पुलिस भी जाहिर सी बात है कि हाथ नहीं डाल सकती थी। तो वो पूरी जांच और ये, और फिर पार्टी नेता मंत्री सब दरबार में आगे पीछे, तो किसकी हिम्मत थी। तो जांच हाशिए पे चली गई। लेकिन इसी बीच में इस कांड के बाद करीब एक दूसरा छिंदवाड़ा में इनका आश्रम है, वहाँ पे एक और बच्चे की मौत हो जाती है। ये तीसरा बच्चा था जो आसाराम बापू के आश्रम से जुड़ा हुआ था और इस बच्चे का नाम था रामकृष्ण यादव। इसकी मौत के बाद भी हड़कम मस्ता जांच होती तो पता चलता ये भी जादू टोने का शिकार हुआ। उसके बाद उसी आश्रम में एक और चौथे बच्चे की मौत होती है। तो जब ये 4 मौत हुई तो अलग अलग पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन वो जांच कभी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं और उसके बाद पुलिस ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और कुछ हुआ नहीं। इन 4 मौतों के अलावा जो बाबा के गुरुकुल स्कूल, जिनमें ज़्यादातर जो पढ़ने वाली लड़कियां, 11th 12th की लड़कियों के बारे में रिपोर्ट आई कि लास्ट 5 साल में, ये बात थी 2008 से 2013 के बीच में, 580 से 595 के करीब 595 लड़कियां अलग अलग गुरुकुल के स्कूल छोड़कर गायब हो गई, भाग गई। कुछ लौट आई घर और उन्होंने बताया कि वो उनको स्कूल में अलग अलग तरीके से तंग किया जाता है।
तो ये चीज़ें भी लोकल पुलिस तक गई, लेकिन किसी ने बाबा पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन बाबा का कुछ नहीं हो, क्योंकि बाबा तब तक भगवान बन चुके थे और भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही थी, हर दिन के हिसाब से बढ़ रही थी। और जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा तो कई प्रवचन में वो खुद ये बोलते भी थे कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूँ तो जेल जाऊँगा, तो उन्होंने कहा मैं खुद जेल जाना चाहता हूँ। एक प्रवचन में उनका बाकायदा ये वीडियो ऑडियो दोनों है, आप सुनिएगा। उसमें ये कह रहे हैं कि अच्छा एक बार मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर ज़रा ऊपर से तिहाड़ जेल को देख लूँ कि भाई कैसा है। और मैं भी भक्तों से फिर पूछते हैं कि मैं जेल जाऊँ, भक्त कहते हैं मना, नहीं जाना बाबा। तो कहते रहे रहने के लिए थोड़ी बादशाह की तरह बस देख कर आऊँगा। ये बात तब की है जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, और उससे करीब साल भर पुरानी पहले की बात। और इत्तेफाक देखिए कि जेल जाने की जो ख्वाहिश हेलीकॉप्टर से जो तिहाड़ जेल का ऊपर से मुआयना करना चाहता था आसाराम बापू, वो साल भर के अंदर अंदर ऐसा जेल गया कि आज 5 साल हो गए, ज़मानत भी नसीब नहीं है। और न मालूम कितनी ज़मानत की अर्जियाँ सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है, और अभी भी जेल में। अब ये पूरी कहानी बाबा के साम्राज्य की, बाबा के पाकिस्तान से आने की, फिर शराब की तस्करी छोड़कर उसके बाद एक महाराज लीला शाह का भक्त बनने की, और फिर अपना आश्रम खोलने की, और उसके बाद आसूराम से आसाराम बनने की, और एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की, हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की। यहाँ तक सब ठीक, इल्ज़ाम भी लग रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब कहानी में जो आसाराम बापू की ज़िंदगी करवट लेती है वो 2013 में लेती है। मामला दिल्ली में दर्ज ना हुआ था तो मुझे नहीं लगता कि आसाराम बापू आज जेल में होते। ये जो अब कहानी, जिस केस की वजह से आसाराम बापू जेल में आज तक हैं, ये कहानी सुनी सुनाई या इधर उधर की नहीं, बल्कि जो राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं आनंद पुरोहित, जिन्होंने जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में बाकायदा जो पूरा स्टेटमेंट दर्ज किया है, उसमें उस लड़की का किस्सा है। इसके अलावा जो चार्जशीट में है ये उसके हवाले से भी है। तो आसाराम बापू जेल क्यों गए, किसकी वजह से गए, क्या हुआ था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आसाराम बापू का एक गुरुकुल है। उस गुरुकुल में करीब 400 लड़कियां पढ़ती हैं, और उसमें 11-12 की लड़कियों की तादाद करीब 90-95 थी। 2012 में आसाराम बापू हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में उनका कोई प्रवचन था। वहीं उस प्रवचन के दौरान उन्हें एक लड़की पर उनकी एक नज़र पड़ती है। उस लड़की को देखते हैं। अब वहाँ पे एक शिल्पी हुआ करती थी उस हरिद्वार में, तो उस लड़की के बारे में पता करते हैं ये लड़की कौन है। तो बताती है कि ये लड़की 11th में है और हमारे ही गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ती है। ये हरिद्वार में बात हो रही है। बापू उस लड़की को बाद में बुलाते हैं अपने पास, उससे बातचीत करते हैं। वो लड़की भी कि आसाराम बापू उसको इतना बुलाकर करीब से बात कर रहे हैं। कद और पद और दर्जा देखकर कोई भी आम आदमी सहम जाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की को आसाराम बापू की नीयत ठीक नहीं लगी और फिर वो हट गई। उसके बाद फिर आसाराम बापू जो भी शिल्पी से बात करते हैं, बात आई गई हो जाती है। ये 2012 की बात है। अब वो लड़की आसाराम बापू को इतनी अच्छी लगती है कि जो शिल्पी थी, जो यहाँ पे संचालिका थी हरिद्वार में, उसको वो छिंदवाड़ा के उस गुरुकुल का वार्डन बनाकर जनवरी 2013 में छिंदवाड़ा भेज देते हैं, सिर्फ एक मकसद से कि तुम जाओ और उस लड़की को तैयार करो ताकि वो मेरे पास आ सके। तो शिल्पी वार्डन छिंदवाड़ा पहुँचती है, वो उस लड़की से बातचीत करती है। वो लड़की शाहजहाँपुर की रहने वाली, उसका एक भाई भी उसी गुरुकुल में पढ़ रहा है, और वो कहती है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, बापू ने तुमको पसंद किया है, तो तुम बापू के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। लड़की को बापू की नीयत
हरिद्वार में ही समझ में आ चुकी थी, तो वो मना करती है। शिल्पी जो है लगातार उसका समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की जिद पड़ी रहती है। वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी बापू के पास। उधर बापू लगातार जो है वो शिल्पी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा आना है। इस बीच में जो उनका दूसरा शिष्य था आसाराम बापू का निजी सेवादार शिवा, वो उसको ये काम सौंपते हैं कि वो जोधपुर में उनके लिए एक प्रवचन का आयोजन करे। और उस प्रवचन की तारीख तय होती है 9, 10 और 11 अगस्त 2013 जोधपुर में। जोधपुर में बाबा का एक, जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे देवड़ा करके फार्म हाउस है जो आसाराम बापू का, उसको वो एकांतवास या कुटिया कहते हैं, दो नाम है उस फार्म हाउस के, एकांतवास और कुटिया। तो शिवा को ये काम सौंपते हैं कि वो वहाँ पे एक प्रवचन रखे। शिवा 9, 10 और 11 अगस्त को फाइनल करता है। इस बीच में इधर शिल्पी लगातार कोशिश करती रहती है लड़की को मनाने की, लड़की मानती नहीं है। तब शिल्पी दूसरा चाल चलती है। वो उस लड़की को कहती है कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, क्योंकि तुम 2-2 घंटे बाथरूम में रहती हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम अकेली खोई रहती हो। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, कहती नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर साया है। लड़की फिर, और ये साया बापू उतार देंगे। लड़की फिर भी नहीं मानती है, क्योंकि शायद उसे भनक थी कि बापू उसके साथ कुछ करेंगे। तो अब लास्ट में इधर आसाराम बापू लगातार शिल्पी शिवा को फ़ोन कर करके, और ये जो सारे फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ क्यों कर करके, ये फ़ोन भी बाकायदा कॉल डिटेल्स हैं पुलिस के पास इस केस से जुड़े हुए, क्योंकि उससे पहले कभी बाबा, शिल्पी, शिवा, इन लोगों में इतनी लंबी बात। प्रेशर शिल्पी जो है फिर आखिर में उस लड़की के घर वालों को शाहजहांपुर में बात करती है और कहती है कि आपकी बेटी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, वो मान नहीं रही है और इसका इलाज ज़रूरी है। और बापू यहाँ आ रहे हैं जोधपुर 9, 10, 11 अगस्त को, तो बापू जो है वो उसका इलाज कर देंगे। एक बार उसको आप बापू के पास भेज दीजिए, देख लेंगे। लड़की का पिता नहीं मानता है, वो कहता नहीं हम नहीं भेजेंगे। लेकिन लड़की की माँ मान जाती, कहती वो भी भक्त कि आसाराम बापू हैं, हमारी बच्ची को ठीक कर देंगे। तो माँ की जिद पे बाप भी तैयार हो जाता है। इधर शिल्पी एक नई चाल चलती है, वो कहती है कि आप घबराएं मत, आप भी आ जाएं और आप साथ रहेंगे जब बापू इलाज करेंगे। तो माँ बाप का, खासतौर पे बाप का डर दूर हो जाता है कि जब सामने ही इलाज होगा तो फिर क्या डरना। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद अब इसमें जो छिंदवाड़ा स्कूल का निदेशक, चूंकि 5 लोग इसमें आरोपी थे, शिल्पी, शिवा, शरद चंद, ये छिंदवाड़ा का डायरेक्टर है उस स्कूल का, गुरुकुल का। इसके अलावा प्रकाश या आसाराम का पर्सनल रसोइया है जो उनके लिए खाना बनाता है, और आसाराम बापू। तो इनके जिस निदेशक को, शरद चंद को, ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उनके घर वालों को जोधपुर आए और जोधपुर से लेकर फार्म हाउस तक लेकर आना है। 13 डेट फिक्स हो जाता है प्रवचन का, 9, 10, 11। 11 के बाद बापू को अब 2 दिन वहीं रहना था, तो प्रवचन के बाद बापू खाली हैं। 13 अगस्त को ये लड़की अपने माँ बाप के साथ, चूँकि वो घर गई हुई थी, शाहजहांपुर से जोधपुर पहुँचती है। बाकायदा स्टेशन जाते हैं आसाराम बापू के लोग, शिवा जो है ख़ास तौर पर, जो इसका निजी सेवादार था, और वो इन दोनों माँ बाप और बेटी को लेकर, तीनों को लेकर फार्म हाउस पहुँचते, एकांतवास कुटिया। कुटिया में ये लोग वहाँ रहते हैं। उस दिन मुलाकात नहीं होती है। 14 अगस्त को आसाराम बापू उसी कुटिया में पहली बार इन तीनों से मिलते हैं। प्रवचन होता है, प्रवचन देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, और माँ बाप के सामने लड़की को देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इसका इलाज कल करेंगे, मतलब 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2013। अब उस रात को भी ये लोग वहीं फार्म हाउस में ठहरते हैं। 15 अगस्त की तारीख आती है। 15 अगस्त को दोपहर को अचानक जो रसोइया था वो आता है लड़की के माँ बाप और लड़की के पास और कहता है कि बापू ने बुलाया, अब उसका इलाज किया जाएगा। लड़की और माँ बाप बापू के जो कुटिया थी वहाँ पहुँचते हैं। उनके सामने आसाराम बापू लड़की का थोड़ा बहुत जो बातें हैं या जो जिस तरीके की चीज़ें हैं, एक भूत प्रेत हटाने का जो मंत्र है, वो कुछ देर के लिए करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि ये साया जो है, ये इसका इलाज जो है वो अकेले में हो सकता है, एकांत में। तो अब आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रसोइया और निजी सेवादार वो उनके माँ बाप को समझाता है
क्या ऐसा पहले भी तमाम एकांत में ही करते हैं क्योंकि भूत प्रेत होता है वो उतर के किसी और पे चला जाएगा? तो आप लोग इधर आ जाइए। उसको दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है रसोई। अब उस कमरे में सिर्फ आसाराम बापू और वो लड़की जिसकी उम्र 16 साल, जो 11th क्लास में उसी छिंदवाड़ा गुरुकुल की पढ़ने वाली। अंदर ले जाने के बाद आसाराम बापू उसे दूध पिलाते हैं और आसाराम बापू के बारे में ये भी है कि वो सम्मोहन शक्ति के माहिर हैं। बात करते करते अपनी आंखों से, बातों से वो वश में कर लेते हैं। और ये जब जादू टोना टोटके की बात अहमदाबाद 2008 के केस में आई थी, तब उस पुलिस ने भी मेंशन किया था। तो वो अकेले होने के बाद वो उस लड़की के ऊपर भी सम्मोहन का जाल फेंकते हैं और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। शायद चूँकि इस लड़की का बयान है कि उसे पूरी तरह से होश था, थोड़ा सा होश नहीं था लेकिन उसे बाकी होश था, और उसे पता चल रहा था कि बापू उसके साथ क्या कर रहे हैं। उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया लेकिन बापू नहीं माने और फिर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। और इसके बाद फिर लड़की रोती और कहती कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी। तो फिर बाबू उसको धमकाते हैं कि तुम, मुझे नहीं मालूम, कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे माँ बाप को भी मार देंगे। लड़की घबरा जाती है। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है, लड़की माँ बाप के पास जाती है, माँ बाप से कुछ नहीं बोलती है। 15 अगस्त की ही शाम को फिर इन तीनों को उनका सेवेदार लेकर जोधपुर पहुँचता है, जो 40 किलोमीटर दूर है ये फार्म हाउस। वहाँ ट्रेन पे बैठाता है। ये लोग 16 अगस्त को शाहजहाँपुर पहुँच जाते हैं अपने घर। शाहजहाँपुर आने के बाद 17 और 18 को लड़की बहुत खामोश रहती है, कुछ नहीं बताती। लेकिन 18 तारीख की शाम होते होते वो अचानक रो पड़ती है और अपनी माँ से अकेले में जाकर 15 अगस्त की वो पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि किस तरह आसाराम बापू ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका बलात्कार किया। माँ अपने पति को ये बात बताती है। पति को बहुत गुस्सा आता है। तीनों फैसला करते हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे और सबसे पहले इस बारे में आसाराम बापू से ही बात करेंगे। उन्हें ये मालूम था इधर 15 अगस्त को जब ये लोग शाहजहाँपुर चलते हैं, 16 अगस्त को आसाराम बापू भी जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में 17 और 18 से लेकर 20, 18, 19, 20 अगस्त को 3 दिन का रामलीला मैदान में आसाराम बापू का प्रवचन था। तो वो जोधपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं। इधर लड़की के घर वालों को पता था कि ये प्रवचन है, वो दिल्ली में मिलेंगे। पहले वो फ़ोन करके सेवादार और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो मना कर देते हैं कि बापू बिज़ी है। तो अब लड़की अपनी फैमिली के साथ दिल्ली पहुंचती है, रामलीला ग्राउंड जाती है और रामलीला ग्राउंड में जाके आसाराम बापू से मिलने की कोशिश करते हैं कई घंटे। लेकिन उनके जो आसाराम बापू के आसपास के लोग थे वो लड़की और उसके घर वालों को भगा देते हैं। फिर इन्हें लगता है कि अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रामलीला ग्राउंड से मुश्किल से, जहाँ पर रामलीला ग्राउंड का एक खत ख़त्म होता है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कमला मार्केट पुलिस स्टेशन है, जो सेंट्रल दिल्ली में आता है, और उसी के बराबर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो लड़की अपने माँ बाप के साथ 20 अगस्त को कमला मार्केट थाने पहुंचती है, जिस दिन आखिरी प्रवचन का दिन था, और जाकर वहां वो रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बलात्कार हुआ है। अब जब कमला मार्केट थाने लड़की पहुंचती है तो पुलिस उससे ज़ाहिर सी बात है पूछती कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ। तो वो तारीख बताती है कि 15 अगस्त को हुआ, जोधपुर में हुआ। तो कमला मार्केट की जो इंस्पेक्टर SHO थे, वो कहते हैं कि ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता, ये मामला जो है राजस्थान का है, तो आप जोधपुर में इसकी कंप्लेंट लिखाओ। SHO दिल्ली पुलिस का उस वक्त जो 2013 में थे वहाँ पे, वो बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस्ड। तो थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद ये तो बोल दिया कि यहाँ नहीं होगा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि आसाराम बापू का नाम आ रहा, और आसाराम बापू का प्रवचन और उस वक्त रैली और वो सारे इंतज़ाम का एक हिस्सा उस कमला मार्केट थाने के ज़िम्मे भी था, सिक्योरिटी को लेकर। तो पता नहीं SHO को क्या सूझता, और SHO जो है अपने इलाके के सेंट्रल के DCP को फ़ोन करता है और वो कह के बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आई अपने पेरेंट्स के साथ और वो कह रही है कि ऐसे से उसके साथ रेप हुआ है, पर रेप जोधपुर में हुआ और जोधपुर से भी 40 किलोमीटर दूर हुआ है। तो क्या करें? DCP ये कहानी सुनने के बाद फ़ौरन SHO को कहते हैं कि बेशक ज्यूरिसडिक्शन हमारा नहीं है, लेकिन कानून हमें हक देता है कि एक ज़ीरो FIR भी होता है। ज़ीरो FIR का मतलब है कि क्राइम कहीं भी हुआ हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर कोई जाकर लिखाना चाहता है तो वो लिख सकता है, बाद में वो FIR ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस इलाके का है। तो DCP कहते हैं कि आप इसमें ज़ीरो FIR दर्ज करो। लड़की का पूरा बयान होता है, ज़ीरो FIR दर्ज होता है। ज़ीरो FIR दर्ज होते ही ये बात मीडिया में आ जाती है।
हर तरफ खबर फैलती है। अब चूँकि आसाराम बापू का मामला तो और तेज़ी से खबर फैलती है। उसके बाद ये बात जोधपुर पुलिस तक जाती है, जोधपुर पुलिस एक्टिव होती है। इधर 20 तारीख को एफआईआर दर्ज, मीडिया में खबर आती है और आसाराम बापू अचानक गायब 21 अगस्त से। अब जोधपुर पुलिस भी एक्टिव, जोधपुर पुलिस, दिल्ली पुलिस ने सारी चीज़ें दे दी। फिर जोधपुर पुलिस ने लड़की का बयान लिया, उन जगहों पे गई जहाँ जहाँ उसने बताया कि ये एक देवड़ा फार्म हाउस है जो जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर है, एकांतवास कुटिया कहते हैं। यहाँ पे ये लोग थे, वो बाकायदा शिल्पी से लेकर शिवा से लेकर सबके नाम बताती है। लड़की का मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है। फिर बाकायदा तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है और आसाराम बापू की तलाश शुरू हो जाती है। आसाराम बापू गायब, उनके हर आश्रम में तलाशी ली जाती है, वो मिलते नहीं हैं। इस बीच पुलिस उन्हें 29 तारीख तक की मोहलत देती है, 29 अगस्त तक की, कि आप अपने आप को हवाले कर दें, नहीं तो हम गिरफ्तार करेंगे। 29 अगस्त शाम 5 बजे तक की मोहलत थी, वो मोहलत ख़त्म हो जाती है, आसाराम बापू हाथ नहीं आते। पुलिस इसके बाद इधर उधर तब भी लगातार दबिश डाल रही थी। 1 सितंबर 2013 को मोहलत ख़त्म होने के 48 घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है कि आसाराम बापू इंदौर के अपने आश्रम में है। इस बीच आसाराम की तरफ से उनके बेटे नारायण साईं लगातार ये मीडिया को और कह रहे थे कि उनके पिता जो है वो कानून से नहीं भाग रहे हैं, कानूनी मशवरा ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं और वो अपने आप सरेंडर करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। पुलिस को पता चलती है, जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम पहुंचती है, आसाराम बापू को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लाती है, पूछताछ करती है और इसके बाद उनके खिलाफ रेप, किडनैपिंग, इन तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, जोधपुर अदालत में पेश किया जाता है और जोधपुर अदालत फिर उन्हें जेल भेज देती है। हाल के वक्त में जोधपुर में ये दूसरे वीवीआईपी कैदी थे, पहले सलमान खान काले हिरन शिकार के मामले में, उसके बाद आसाराम बापू। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सलमान खान जेल में पहुंचे थे, अभी हाल में लास्ट, तब आसाराम बापू उसी जेल में बंद थे। उम्र बहुत हो चुकी, सलमान को ज़मानत मिल गई। इस पर भी आसाराम ने कहा था कि सलमान खान आते हैं, ज़मानत लेके चले जाते हैं, मुझे बुढ़े को ज़मानत नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मामला चूँकि संगीन, लड़की इधर झुकी नहीं, उसे काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की गई, लड़की के घर वालों को प्रोटेक्शन दिया गया। इसके अलावा इस मामले में एक के बाद एक कई गवाहों पे हमले हुए, वो भी मामला दर्ज है। फिर सेशन कोर्ट से लेके वक्त वक्त पर, कभी बीमारी की वजह से, कभी किसी और की, एक बार उन्होंने ये भी दलील दी कि वो नपुंसक हैं, वो रेप कर ही नहीं सकते। उस पर मेडिकल टेस्ट हुआ, वो भी फिर पॉजिटिव पाया गया कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, मतलब निगेटिव पाया गया। तो वो सारी चीज़ें करते करते 13 से आज 18 ख़त्म होने वाला है। लेकिन 5 साल हो गए, ज़मानत के लिए भी तरस चुके हैं आसाराम बापू और ज़मानत सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दी है, ये कहते हुए कि जिस पद पे और जिस तरीके का लोग उनको एक आस्था और अकीदत का देवता और भगवान मानते थे, उनके साथ छल कपट और ये धोखा, इसलिए ये सज़ा जो है कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। तो आसाराम अभी भी जेल में और अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दूसरा, इस दौरान इसी बीच में एक और चीज़ हुई जो मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये 2013 का मामला है, लेकिन 2010 की एक चीज़ है। यह है जून 2010 की बात, जब ये 2008 में अलग अलग स्कूलों में 4 लड़कों की मौत हुई और जादू टोना की बात आई और आसाराम पे बहुत सारी उंगलियाँ उठी, पुलिस ने कुछ किया नहीं। तब आज तक ने एक कोशिश की थी कि आसाराम बापू का सच उजागर करें। तो स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए तो मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे दीपक शर्मा, जो जिनको आप लोग जानते हैं, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम, इन सब को लेके बहुत उन्होंने रिपोर्टिंग की। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन में काफ़ी माहिर। तो दीपक शर्मा भाई की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। जून 2010 में हरिद्वार पहुंचते हैं, एक फीमेल रिपोर्टर को जो डेस्क की है उसको वहाँ पे लेके जाते हैं हिडन कैमरा के साथ, और उसको ये बता के हम लोग पेश करते हैं कि ये विदेश से आई है और उस मुल्क की पुलिस इसको तलाश रही है, ये क्रिमिनल है, इसने कुछ फर्जीवाड़े किए हैं, कई लोगों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए हैं, तो इसे कुछ दिन के लिए यहाँ पनाह देना, छुपाना है। तो कायदे से किसी भी देश का अगर कोई मुजरिम है तो उसको आप पनाह नहीं देंगे, वो भी गुनाह है और आप उस गुनाह में बराबर के शामिल हो जाएंगे। लेकिन आसाराम बापू ने झटके में कहा कि कोई नहीं,
यहाँ तो एक से एक डाकुओं को हम लोग पनाह देते हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पे है। और हमारे पास तो यहाँ सारे मंत्री संतरी सब आते हैं, तो तुम बेफिक्र हो, यहाँ रहो। अब आसाराम बापू का कैरेक्टर पता करना था इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, मकसद ये था। और दूसरा कि वो 2 नंबर का क्या क्या धंधा है या नहीं है। तो अगर उस लड़की को बचाने के लिए पैसे, हवाला, ये सारी चीज़ें पता करनी थी। लेकिन वहाँ जब स्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो ये पूरा 10 घंटे की कहानी है। 10 घंटे में आसाराम बापू का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। उस लड़की को जब मिलाया गया तो वो लड़की बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और इस डर की वजह से कई बार नींद नहीं आई। तो स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम बापू बाकायदा उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हें नींद आ जाएगी, एक काम करना, आज तुम मेरे साथ सोना, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके बाद वो सारे आश्रम में तमाम भक्त थे, लेकिन आसाराम बापू जब तक रहे सिर्फ उस लड़की को ही उनकी आंखें ढूंढती थी। फिर थोड़ी देर में बुला लेते थे, अरे वो कहाँ है अपने सेवक से। उसके बाद वहीं पे एक नदी है जहाँ पे ये आश्रम है, तो उन्होंने कहा कि शाम को जंगल में, नदी में मेरे साथ बोट पे चलना। अच्छा, वो लड़की भी घबरा रही थी कि पता नहीं यहाँ जंगल है, पूरा इलाका इनका है, कुछ हो ना जाए उल्टा पुल्टा। तो उसने अकेले जाने से मना किया बड़ी हिम्मत करके। पर आसाराम बापू ने फिर कहा कि गुस्सा भी आया कि मेरे साथ नहीं जा रही है। बट फिर उसको शाम को जब अंधेरा हो गया तो छत पे ले गए आश्रम के, और वहाँ अंधेरा था। और फिर उससे वो उस तरह की बातें करने लगे, उसके कंधे पे हाथ वाथ रखा। अब ये था कि रात को चूंकि बापू ने कह दिया था कि तुम्हें नींद अच्छी आएगी, आज मेरे साथ सोना। अब इधर टीम की भी हवा ख़राब, जो हमारा रिपोर्टर बन के गया है उसके साथ, और ये लड़की है वो भी देखना है। तो अचानक रात को करीब प्रवचन था 9 साढ़े 9 के दरमियान, 8 साढ़े 8 के दरमियान। तो उस वक्त कई बाबा के भक्त आ गए उन। अच्छा, अब ये दोनों पे नज़र भी रखी जा रही थी कि आश्रम से बाहर ना जाए। लेकिन उन भक्तों के रेले के बीच में एक मौका मिला, और वही एक मौका था बचने का। तो जो हमारा अंडरकवर रिपोर्टर और वो लड़की, दोनों उस भक्तों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर किसी तरह आश्रम से बाहर निकलते हैं और फ़ौरन हरिद्वार छोड़ देते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि काम हो गया था। उस स्टिंग के ज़रिए ये चीज़ें जो पता करनी थी वो पता चल गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लड़की को लेकर बाबा के मन में क्या क्या चीज़ें थीं, ये भी इस्टेब्लिश हो गया था। तो ये स्टिंग ऑपरेशन की कहानी भी आपको सुनानी ज़रूरी थी। ये 2010 जून की है और आज तक पे चलिए, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे अभी भी होगा शायद। तो ये है पूरी कहानी आसाराम बापू की, जो अभी जोधपुर जेल में बंद है, जिनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है। इनके बेटे जो नारायण साईं हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह रेप का इल्ज़ाम है, वो भी जेल में बंद है। और उसके बाद तो खैर बाबाओं के जेल जाने की झड़ी लग गई। बाकी के जो बड़े बाबा हैं, जैसे राम रहीम की कहानी भी अपने आप में बहुत डिफरेंट है। तो आज आसाराम की ये कहानी पूरी